नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक एनसीईआरटी 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भूगोल का, तो इसी का कक्षा 9 का जो है कि अध्याय 4 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम क्या है? जलवायु। जिसका नाम क्या है? जलवायु। और जो भी साथी जीके जीएस करंट अफेयर्स का क्विज करना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कह रहा है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो अरबी शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? अरबी शब्द से। किस शब्द से हुई है? अरबी शब्द से। अब चलिए इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसमी से हुई है। मानसून शब्द की जो है उत्पत्ति है अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? यानी मौसम का अर्थ क्या होता है? मौसम। मौसम का अर्थ क्या होता है? मौसम। और मौसम किसको बोलते हैं? तो मानसून किसको बोलते हैं? तो मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसून का अर्थ क्या होता है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो भारत की जलवायु को कहा जाता है मानसून। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। अब इसका डिस्कशन जो है कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 26 में जो है कि दिया गया है कि भारत की जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। समान प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अव्यवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलती है। हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर के देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में किस प्रकार की भिन्नता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि मानसून जलवायु एशिया में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मानसून जलवायु जो है कि एशिया के किस क्षेत्र में? तो दक्षिण के क्षेत्र में। और किस क्षेत्र में? तो दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से दोनों। कह रहा है भारत की जलवायु को मानसून जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को कौन सा जलवायु कहते हैं? तो मानसूनी जलवायु कहते हैं। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः कहाँ? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किस मास में होती है? तो किस माह में होती है? अक्टूबर और नवंबर में। तमिलनाडु तट पर जो है अधिकतर वर्षा किस माह में होती है? तो अक्टूबर और नवंबर में। अब चलिए इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। तो डिस्कशन में दिया हुआ है कि वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर कितना? 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है। यानी मेघालय में 400 सेंटीमीटर वर्षा होता है, तो वहीं राजस्थान में जो है कि 10 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होता है। यानी भारत देश के अधिकांश भागों में जो वर्षा ज्यादा होता है वो जून से सितंबर तक। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जैसे तमिलनाडु तट पर जो है अधिकतर वर्षा अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारण है। अक्षांश, तुंगता ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्री से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा ऊंचावच लक्षण। तो ये कथन जो है कि क्या है कि सही है कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 प्रमुख कारण है। 6 प्रमुख कारण में अक्षांश है, तुंगता मतलब ऊंचाई, वायु दाब है, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा तथा ऊंचावल लक्षण। तो ये कथन क्या हमारा सही है। ठीक है। दूसरा कथन है जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडलीय की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं होता है।
तो ये कथन जो है गलत है, तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन सत्य है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल एक। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक अक्षांश है, तुंगता है यानी तुंगता ऊंचा है, वायुदाब एवं पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी है, महासागरीय धारा है और उच्चावच लक्षण है। पृथ्वी की गोलार्ध के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर समांतर घटता है। तापमान क्या होता है, तो जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे, तो समांतर क्या होगा, टेम्परेचर घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता क्या होता है, कम हो जाती है, अतः तापमान क्या होता है, घट जाता है। इसीलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में क्या हो जाता है, ठंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसमें कह रहा है किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, तो स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर। किस पर निर्भर करती है, स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। किस पर करता है, कह रहा है किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के कारण वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकाली प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव क्या होता है, कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर के पूर्व में मिजोरम से होकर के गुजरती है। तो ये कथन जो है कि क्या है, सही है कि कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में मिजोरम से होकर के गुजरता है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि भारत देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में जो क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यानी कह रहा है कि भारत देश का जो है कि लगभग आधा भाग जो है कि कर्क वृत्त के क्या है, दक्षिण में है, इसीलिए वहां क्या पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। तीसरा कथन है कि कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंध है। तो ये भी सही है कि कर्क वृत्त के जब हम उत्तर में चलते हैं तो जो है वो वहां पर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और चौथा कथन है कि भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता उपस्थित है। तो ये भी सही है कि हमारा भारत देश की जलवायु है, यानी ठंडा गर्मी दोनों जो है कि मौसम देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसीलिए हमारा आंसर जो है कि इसमें सभी कथन सही है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 8, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है कि सत्य है। कह रहा है भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत है। तो ये गलत है कि भारत के उत्तर पूर्व में जो है कि हिमालय नहीं है। दूसरा है कि हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हाँ, तो ये है, ये कथन जो है कि सही है। तीसरा कथन है हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। तो हाँ, ये रोकता है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो 2 और 3 सत्य है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितना है, तो 6000 मीटर है। कितना, 6000। अब भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा को क्या करता है, भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंडा क्या होता है, कम पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसमें कह रहा है कोरियालिस बल संबंधित है। कोरियालिस बल संबंधित है, किससे है संबंध, तो पृथ्वी के घूर्णन से। किससे, पृथ्वी के घूर्णन से। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण, कोरियालिस बल जो है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, पवन जो है कि उत्तरी गोलार्ध में किस ओर, दाहिनी ओर, और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फेरल का नियम भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,
इसमें कह रहा है भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतु होती है। तो भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतु होती है, तो 4 प्रकार के। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। भारत में कह रहा है कि मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ जो है कि मानसून के आगमन तथा वापसी का काल भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि उत्तर भारत में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु कब से कब तक, तो नवंबर से फरवरी तक। कब तक, नवंबर से फरवरी तक। डिस्कशन में दिया हुआ है कि उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से जो है आरंभ होकर के फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंड महीने रहते हैं। यानी उत्तर भारत में जो है दिसंबर में, जनवरी में जो है कि सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिलता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तटवर्ती चेन्नई का औसत तापमान जो है कि 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में जब चलते हैं तो यहाँ 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ठंडे मौसम की विशेषता को दर्शाता है। तो गर्म दिन और ठंडी रातें, गर्म दिन और ठंडी रातें, ये ठंडे मौसम की विशेषता है, गर्म दिन और ठंडी रातें। डिस्कशन में दिया हुआ है कि उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर के फरवरी तक रहता है। यानी उत्तर भारत में जो है कि ठंडा ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर के फरवरी तक रहता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में सबसे ज्यादा ठंडे होता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान करा कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। जब वहीं उत्तरी मैदान में चलेंगे तो वहां पर जो है कि 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। दिन गर्म तथा रातें क्या होती है, ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात समान है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है शीत ऋतु में भारत में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें कैसे प्रभावित होती है। तो कैसे होती है, स्थल से समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि शीत ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। ये स्थल से कहाँ पर होती है, समुद्र की ओर बहती है। इसीलिए इस देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से क्या होता है, स्थल की ओर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि शीत ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन है इस पवन के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती है। तो ये कथन जो है कि गलत है। दूसरा कथन है कि सामान्यतः इस मौसम में आसमान क्या होता है, साफ होता है। तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। तो ये कथन सही है। तीसरा कथन है कि शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। तो ये भी कथन सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2 और 3 जो है कि सत्य है। ठीक है, चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ऊंचावत से प्रभावित होकर यह पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान क्या होता है, साफ। तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल एवं परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिमी से चक्रवात विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि शीत ऋतु भारत में कैसे प्रवेश करती है। तो कैसे प्रवेश करती है, पश्चिमी पवनों से। किससे, पश्चिमी पवनों से। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवन के साथ भारत में क्या होता है, प्रवेश करता है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में क्या होता है, वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, यानी शीतकाल में जो वर्षा होता है इसको क्या बोलते हैं, महावट, कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा चक्रवातों का परिणाम है जो खाली स्थान से उत्पन्न होती है। तो कहाँ से उत्पन्न होती है? भूमध्य सागर से। कहाँ से उत्पन्न होती है? भूमध्य सागर से। कह रहा है भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा चक्रवातों का परिणाम है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। कह रहा है शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ क्या होता है? भारत में प्रवेश करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ क्या होता है? खिसक जाती है। तो ये कथन सही है कि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण क्या होता है कि भूमंडलीय टेम्परेचर जो है पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म होती है। तो ये भी सही है कि हमारे भारत देश में मार्च से जो है मई तक भारत में जो है कि ग्रीष्म ऋतु होता है। तो हमारा कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। प्राय सूर्य से उत्तर की ओर आभासी गति के कारण सूर्य से उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर के लगाया जा सकता है। मार्च में ढक्कन के पठार का उच्च टेम्परेचर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होते हैं। वहीं अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत में क्या होता है? समुद्री प्रभाव के कारण टेम्परेचर वहाँ क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन जो है कि सत्य है। तो पहला कथन है कि ग्रीष्म ऋतु में मार्च में ढक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तो हमको सत्य कथन ढूंढना था। तो पहला दूसरा दोनों सही है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि भारत के उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि तथा दाब में कमी कब होती है? तो ये कब होता है? तो ये ग्रीष्म काल में होता है। कब होता है? ग्रीष्म काल में। भारत के उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि तथा दाब में कमी कब होता है? तो ग्रीष्म काल में। डिस्कशन में दिया हुआ है कि देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में क्या होता है? कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर के पूर्व एवं दक्षिण पूर्वी में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर क्या होता है? प्रारंभ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है ग्रीष्म काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करना है। ग्रीष्म काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डिस्कशन में दिया हुआ है कि पहला कथन में कि लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है जो धूल भरी गर्म एवं सूक्ष्म पवनें होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। तो ये कथन जो है कि सही है। दूसरा कथन है कि उत्तर भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है। तो ये भी कथन सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। तो ये ऑप्शन सी में दिया है उपर्युक्त में से सभी। उपर्युक्त में से सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि ग्रीष्म काल में चलने वाले तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को बैसाख के महीने में होने के कारण किस राज्य में काल बैसाखी कहा जाता है? तो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। कह रहा है ग्रीष्म काल में चलने वाले तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को बैसाख के महीनों में होने के कारण किस राज्य में इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। डिस्कशन में दिया हुआ है कि ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है।
इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है कि किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तो किस राज्य में? तो कर्नाटक और केरल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक और केरल में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उस समय जो है कि कर्नाटक और केरल में ये वर्षा जो है कि आम के लिए जो है कि बहुत फायदे कारक होता है, तो इसीलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्वी मानसून वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए इसे प्रायः आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है कि उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था कब तीव्र हो जाती है? तो कब हो जाते हैं तीव्र? ये अगस्त में हो जाता है। कब हो जाता है? सॉरी, अगस्त में नहीं, जून में हो जाता है। कब हो जाता है? जून में। उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था कब तीव्र हो जाती है? तो जून महीने में। कह रहा है जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करते हैं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर के गुजरती हैं, इसीलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में क्या लाता है? तो नमी लाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है कि वर्षा ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा ऋतु के संदर्भ में जो है कि बात करना है कि कौन सा कथन क्या है सत्य है। तो पहला कथन है जुलाई के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। तो ये कथन जो है कि गलत है। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। तो ये कथन सही है। तीसरा कथन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देती है। तो ये भी कथन जो है कि सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सत्य है। तो 2 और 3 सही है। ठीक है। हम डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। यह दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। चूंकि ये पवनें महासागर को ऊपर से होकर गुजरते हैं, इसीलिए ये अपने साथ इस महाद्वीपीय दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में क्या होता है? भारी वर्षा होता है, लगभग 250 सेंटीमीटर से भी अधिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है कि वर्षा ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन जो है कि गलत है। इसमें गलत ढूंढना है। पहला कथन है कि खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिनरा विश्व में सबसे अधिक वर्ष औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो ये कथन सही है कि सबसे ज्यादा जो है कि भारत देश में वर्षा जो है कि मासिना मेघालय में होता है। दूसरा कथन है गंगा की घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। तीसरा कथन है कि राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो ये भी कथन जो है कि गलत है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत्य है। तो 2 और 3, 2 और 3। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। यानी अधिकतम वर्षा जो है कहाँ पर होता है? उत्तरी पूर्वी भागों में। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मासिना विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। यानी खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित जो है मासिन नाम है, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। गंगा की घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या होता है? घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में क्या होता है? बहुत कम वर्षा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है कि असत्य ढूंढना है। क्या ढूंढना है? असत्य ढूंढना है। तो पहला कथन है अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में परिवर्तित का काल होता है। तो ये कथन जो है कि सही है। दूसरा कथन है कि मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में कमी हो जाती है। तो ये गलत है। तीसरा कथन है कि दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहानी होती है। तो ये कथन सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा असत कथन है। तो केवल 2, केवल 2।
चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहानी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में क्वार की उमस का मुख्य कारण क्या होता है। तो क्वार की उमस का मुख्य कारण क्या होता है? उच्च तापमान एवं आर्द्रता। उच्च तापमान एवं आर्द्रता। डिस्कशन में दिया हुआ है कि उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम जो है असह्य हो जाता है। इसे समांतर क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है कि उत्तर भारत में तापमान कब तेजी से गिरने लगती है। तो कब तेजी से गिरने लगती है? अक्टूबर महीना में। कब गिरने लगती है तेजी से? अक्टूबर महीना में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है कि नवंबर के प्रारंभ में निम्न दाब वाली स्थिति बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि कहाँ से उत्पन्न होता है? तो जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। कहाँ पर? अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। अब चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपरी निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात समांतर भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होता है। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण क्या होता है? बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें कहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है कि क्या है? असत्य है। असत्य कथन को ढूंढना है। तो पहला कथन है कि दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूरब में भी वर्षा मात्रा समान रूप से कम होती है। तो सही बात है कि दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में एवं सह्याद्री के पूरब में जो है कि वर्षा बहुत कम होता है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो काफी ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। तो ये कथन गलत है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत्य है। तो केवल 2। अब चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया है कि पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा होती है किंतु यही राजस्थान की बात करेंगे, इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में क्या होता है? तो 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूरब में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में वर्षण की मात्रा काफी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें कह रहा है कि ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? हिमालय करता है। कौन करता है? हिमालय। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांश के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी पड़ती है। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।